हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है सीडीपी पैडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है पीवाईक्यू है, ठीक है, यानी प्रीवियस का ही ये पूरा सेट है जहाँ पर हम लोग जो है जिसमें से सीडीपी पैडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में हेल्प करेगा, क्योंकि सीडीपी पैडागोजी का जो सिलेबस है वो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का सेम है। बाकी अगर कंटेंट की बात की जाए तो हिंदी पैडागोजी की जो कंटेंट है उसकी भी क्लासेस चल रही हैं। आज हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि सीडीपी के हैं, ठीक है। तो डेली ये क्लास आपको 3 बजे मिल रही है, तो आप डेली ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं। शाम 5 बजे भी आपको क्लास मिलती है, जहां पर हम लोग जो है एसएसटी पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग जो है पीवाईक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। आज का पहला ही क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। यानी कि स्थूल गत्यात्मक कौशल का जो है इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है वो आपको बताना है। तो देखिए, दो प्रकार के कौशल बताए गए हैं। पहला तो ग्रॉस मोटर स्किल है और दूसरा है आपका जो है फाइन मोटर स्किल। यानी दो प्रकार के जो है मोटर स्किल बताए गए हैं डेवलपमेंट में। तो पहला हो जाता है आपका ग्रॉस मोटर स्किल और दूसरा हो जाता है आपका फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल का मतलब होता है छोटी मसल्स का विकास, लेकिन ग्रॉस मोटर स्किल्स का मतलब होता है आपकी बड़ी मसल्स का विकास। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ना। अब आप पेन को पकड़ोगे तो आप अपनी फिंगर का प्रयोग करोगे, और फिंगर का जब प्रयोग करोगे तो जो जो फिंगर की मसल्स होती वो छोटी होती हैं। तो ये आपका जो है फाइन मोटर स्किल का उदाहरण हो जाएगा, ना कि ग्रॉस मोटर स्किल का। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी फाइन मोटर स्किल पूछता है और कभी कभी ग्रॉस मोटर स्किल पर पूछता जरूर है। तो ये 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। आप अच्छे से चीज़ों को समझिएगा। कागज को जो है आड़ा टेढ़ा तरीके से काटना, यानी कि आप जो है उसको काट रहे हो कागज को, तो कागज को जब आप काटोगे तब भी अपने हाथ का ही प्रयोग करोगे, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, आपकी फाइन मोटर स्किल डेवलप हो रही है, ना कि ग्रॉस मोटर स्किल। धागे में माला पिरोना। अब धागे में आप जब मोती को पिरोते हो तो उसमें अपनी फिंगर का प्रयोग करते हो, साथ ही अपनी आंखों का जो है बहुत ध्यान से प्रयोग कर रहे होते हो। तो इसमें भी जो है फाइन मोटर स्किल ही आपकी डेवलप होगी। लेकिन खंभे की तरफ फुटबॉल को लात से धकेलना। अब इसमें आपने जो है फुटबॉल को पैर से मारा, किक किया, तो ये क्या है आपका, ये इसमें आपकी पैर की मसल्स का डेवलप हुआ, यानी कि पैर की जो मसल्स होती हैं वो काफ़ी बड़ी होती हैं। तो ये आपका जो हो जाएगा ग्रॉस मोटर स्किल में जाएगा, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन होगा। बाकी जो ऑप्शन है वो फाइन मोटर स्किल के एग्जाम्पल हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी जो है फाइन मोटर स्किल से आता है, पूछते हैं, कभी कभी ग्रॉस मोटर स्किल से, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि बच्चों का विकास डैश डैश से डैश डैश की ओर बढ़ता है। यानी बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो जो है किस तरफ से किस तरफ बढ़ता है, ये आपको बताना है। यानी कि जो है किस तरफ प्रोसीड होता है। तो केंद्र से बाह्य की ओर होगा, यानी कि सेंटर से बाहर की तरफ होगा, हो सकता है। पैर से सिर की तरफ जो डेवलपमेंट होता है, आपने देखा होगा बच्चे का जो पैर से सिर की तरफ कभी डेवलपमेंट हुआ है, बल्कि क्या होता है सिर से पैर की तरफ होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। पहले बच्चा अपनी जो गर्दन है वो संभालना सीखता है, अपना सर संभालना सीख रहा होता है, फिर वो बैठना सीखता है, फिर वो खड़े होना चल सीखता है, फिर वो चलना सीखता है। तो यानी सिर से पैर की तरफ डेवलपमेंट होता है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो सबसे पहले होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। पहले हम सरल चीज़ें सीखते हैं, फिर जाके हम कठिन चीज़ें सीखना स्टार्ट करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अब जटिल से सरल, ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि हम पहले सरल चीज़ें करते हैं, जो हमको आसान है करने में, हम पहले वो चीज़ें करना स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे हम कठिन कार्य करते हैं। तो ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन ही होगा, क्योंकि केंद्र से वाही की ओर ये भी डेवलपमेंट का एक पार्ट है, यानी जिसमें जो है आपका केंद्र से वाही की तरफ जो है डेवलपमेंट हो रहा होता है, यानी प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट हो जाता है, और आपका एक सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल होता है। तो सेफेलोकॉर्डल में क्या होता है, सिर से पैर की तरफ डेवलपमेंट जाएगा,
और प्रोक्सिमो ऑफ जो है डेवलपमेंट जो होता है उसमें केंद्र से वाही की तरफ होता है। यानी सबसे पहले बच्चे में धड़कन आती है, फिर कंधे पर जोर आता है, फिर हाथों पे, फिर उसकी फिंगर पे जोर जाता है। आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा अगर होगा आपके घर में, तो अगर वो बॉल को पकड़ता है, बड़ी बॉल होगी उसको पकड़ेगा तो पूरे हाथ का प्रयोग करेगा, फिर उसको पकड़ता है। फिर धीरे धीरे जब बच्चे का डेवलपमेंट होता चला जाता है तो सिर्फ अपनी फिंगर का प्रयोग करके भी बॉल को उठा लेता है। तो ये क्या है आपका जो डेवलपमेंट हुआ, वो क्या है, केंद्र से वाही की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन भी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस के क्वेश्चन तो सीडीपी में काफ़ी रिपीट भी होते हैं। बाकी मैं आपको जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है वो भी साथ में डिस्कस करती जा रही हूँ, तो प्लीज़ हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है जिसमें पूछा गया है कि बच्चे का समाजीकरण यानी बच्चे का जो सोशलाइजेशन होता है सर्वप्रथम परिवार में उसके माता पिता द्वारा होता है। जो है हिंदी पैडागोजी की क्लासेस चल रही हैं, कंटेंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग प्लीज़ डेली ज्वाइन करें 3 बजे की क्लास में, क्योंकि अगर कंटेंट आपका मजबूत हो जाएगा तो आप प्रीवियस के क्वेश्चन से जब प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे, और कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो सीटेट कैसे भी क्वेश्चन घुमाकर पूछे आप कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है बच्चे का सामाजिकरण सर्वप्रथम परिवार में उसके माता पिता द्वारा होता है, जो कि देखा जाए बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चा जन्म के बाद सबसे पहले किसके संपर्क में आता है, अपने माँ बाप के। सबसे पहले संपर्क में आता है अपनी माँ के, फिर जो है फैमिली के हर एक मेंबर के बाद जो है संपर्क में आता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। परिवार बच्चे का समाजीकरण मतलब परिवार बच्चे के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है यानी फर्स्ट एजेंसी है, ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सोशलाइजेशन की जो फर्स्ट एजेंसी होती है वो फैमिली ही होती है। किसी भी कंडीशन में फैमिली सेकंड एजेंसी में नहीं जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब सीटेड कैसे क्वेश्चन घुमाता है वो भी हम लोग समझते हैं। देखिए कभी कभी पूछ लेता है कि जो है सोशलाइजेशन की फर्स्ट एजेंसी क्या है। अब ऑप्शन में दे देगा फैमिली और नेबरहुड भी दे देगा। तो ये ध्यान रखिएगा अगर फैमिली और नेबरहुड एक साथ दिया गया है तो आप वही टिक करेंगे, ये मत सोचिएगा कि नेबरहुड ऐड है। या फिर आपका जो है फैमिली ऑप्शन में ना हो और अगर नेबरहुड दिया हो तो आप जो है नेबरहुड के साथ जा सकते हैं, यानी पास पड़ोस जिसको बोलते हैं उसके साथ भी जा सकते हैं। क्लिक करेंगे आपका 100% सही होगा। लेकिन देखिए अब कुछ लोग कहेंगे अगर फैमिली भी हुआ और नेबरहुड भी हुआ, तो ऐसा कभी भी आज तक सीटेड में नहीं हुआ है कि फर्स्ट ऑप्शन में फैमिली दे दिया हो और सेकंड ऑप्शन में जो है नेबरहुड दिया हो। हाँ, दोनों एक साथ हो सकते हैं एक ही ऑप्शन में, बट ये नहीं होगा कि दोनों अलग अलग ऑप्शन में हो और प्रथम एजेंसी पूछ ली जाए। ठीक है, ऐसा आपके साथ नहीं करेंगे। तो इस वजह से जो है अगर फैमिली ना दी गई हो तो आप नेबरहुड के भी साथ जा सकते हो, क्योंकि फर्स्ट एजेंसी में जो है नेबरहुड को भी ऐड किया गया है। लेकिन किसी भी कंडीशन में जो है अगर सेकंड एजेंसी पूछा है तो आप फैमिली को क्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि फैमिली सेकंड एजेंसी में नहीं आती है। सेकंड एजेंसी में हो गया आपका जो है सोशल मीडिया हो गया, यानी कि जो आप बाद में जिसके संपर्क में आते हो वो आपका जो है सेकंड एजेंसी में हो जाता है, जैसे कि विद्यालय हुआ, ट्यूशन ट्यूशन हुआ या फिर आपके दोस्त हुए। ठीक है, आपकी फैम मतलब ट्यूशन हुआ, फैम जो है दो जो दोस्त हैं वो हुए, आप मार्केट गए हो, सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हो, तो ये आपका जो है, या फिर आप लाइब्रेरी गए हो तो ये आपके सेकंड एजेंसी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो आदर्शन है वो भी सही दिया गया है और जो रीज़न है वो भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। तो राइट आंसर जो यहाँ पर हो जाएगा वो कौन सा होगा, पहला है ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, बिल्कुल सही। राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा। राइट आंसर यहाँ पर जो होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है जिसमें पूछा है जीन पियाजे से रिलेटेड। जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन आपका हिंदी में भी आता है, सीडीपी पेडागोजी में भी आता है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये थ्योरी है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को सिखानी चाहिए। यानी 3 से 6 वर्ष का बच्चा है, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज पर है, तो उसकी क्या विशेषता है, संरक्षण नहीं होगा क्योंकि बच्चों में सीक्वेंस में लगानी चीजें नहीं आती हैं, अनुक्रमता भी नहीं है, सांकेतिक जो है प्रतिनिधिकरण, यानी कि बच्चा सिंबल के थ्रू जो है सीखना स्टार्ट कर देता है। अगर आपने उसको जो है बॉल दिखा दिया तो वो समझ जाएगा कि ये बॉल है,
अगर उसने डॉग को देखा तो वो जानता है कि ये डॉग है, हाथी को देखा कहेगा ये हाथी है। यानी बच्चा सिंबल के थ्रू जो है चीज़ें समझना स्टार्ट करता है। अगर आप उसको मैंगो दिखा रहे हो तो वो बता देगा कि ये मैंगो है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो सांकेतिक प्रतिनिधिकरण हो जाएगा, क्योंकि बच्चा 3 से 6 वर्ष की उम्र के बीच है। यानी कि अकॉर्डिंग टू पियाजे के द्वारा देखा जाए तो सेकेंड स्टेज पर है, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज पर है। राइट आंसर यहाँ पर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। जीन पियाजे ने बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो 4 स्टेजों में डिवाइड किया है, ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट स्टेज है आपका सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फोर्थ है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जिसकी उम्र है 0 से 2 वर्ष, फिर जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट कभी कभी पूछ लेता है, तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। बाकी थ्योरी में हम लोग डिटेल में चीज़ें समझेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है इसमें कहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं। यानी कि ये पूछा गया है कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेज में बच्चे जो होते हैं वो वस्तुओं को श्रेणियों में, यानी कि वो सीक्वेंस में, जैसे कि वो सीक्वेंस में चीज़ें लगाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि उनको सीक्वेंस में चीज़ें समझ में आने लगती हैं और ऐसे वो सीक्वेंस में चीज़ें लगाना शुरू कर देते हैं। तो पहला है सेंसरी मोटर स्टेज। तो सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा बहुत छोटा होता है, 0 से 2 वर्ष की उम्र में। वो अपने सेंस का प्रयोग करके सीख रहा होता है, बाकी उसको दुनियादारी से मतलब नहीं है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसको दुनियादारी से मतलब नहीं है, वो सिंबल के थ्रू चीज़ें जो है समझना स्टार्ट करता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा 7 से 11 वर्ष की उम्र में होता है। वो क्या होता है, वो हर एक चीज़ को समझना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, वो सीक्वेंस में चीज़ें लगाना स्टार्ट करता है, हर एक चीज़ बहुत व्यवस्थित रूप से करना चाह रहा होता है, अपनी बुकों को भी बहुत अच्छे से रखेगा, सब कुछ करेगा। तो इसमें क्या होता है, बच्चा जो है श्रेणियों में साथ ही सीक्वेंस में चीज़ें लगाना स्टार्ट करता है। तो राइट आंसर जो यहाँ पर होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि फॉर्मल ऑपरेशनल जो स्टेज होती है वो 11 से 15 वर्ष, अब इसमें बच्चा बहुत ही बड़ा हो चुका होता है। ठीक है, यानी वो कल्पनाएं भी करना स्टार्ट कर देता है। वो घर में बैठा है तो आगरा के बारे में भी सोच रहा है, ताजमहल के बारे में देख रहा है सपने। तो ये आपका जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बड़ी एज में चला जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर जो है वो आपका थर्ड ऑप्शन है, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बच्चा जो है श्रेणियों में चीज़ें लगाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, राइट आंसर आपका जो है थर्ड ऑप्शन होगा। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, बच्चा कल्पनाएं करना स्टार्ट करता है। जो संवेदनशील जो संवेदी गामक अवस्था है, इसमें बच्चा अपने सेंस का प्रयोग करना शुरू करता है, अपने सेंस के प्रयोग से वो चीज़ें सीखना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश डैश का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था। तो इसमें कौन सा होगा, पाड़ होगा, वस्तु स्थायित्व होगा यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस होगा, या फिर स्कीमा है, या फिर समीपवर्ती विकास का क्षेत्र यानी जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर बात हुई है जीन पियाजे की, और जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये आपका वाइगोस्की की थ्योरी से है, तो ये होगा नहीं। वस्तु स्थायित्व आपका होगा, या फिर पाड़ होगा, या फिर स्कीमा होगा। तो बात यहाँ पर हुई है संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया जाता है, तो पाड़ आपका नहीं होगा, यानी इसके फोल्डिंग भी आपका वाइगोस्की की थ्योरी से है। वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस भी आपका नहीं होगा, क्योंकि ये 0 से 2 वर्ष की बच्चे की विशेषता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा स्कीमा, क्योंकि बात यहाँ पर हुई है संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणा, यानी कि जो चीज़ें हम सीख पा रहे हैं या फिर जो चीज़ें हम पहचान पा रहे हैं, वो हम क्यों पहचान पाते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड हमारे दिमाग में एक स्कीमा फीड है, एक पिक्चर पहले से बनी हुई है। ये कहते हैं जीन पियाजे, क्योंकि जीन पियाजे का ये मानना है कि अगर हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को, कुछ भी अगर हम जान पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हमारे दिमाग में एक स्कीमा पहले से फीड होता है। और ये प्रोसेस माइंड में इतनी फास्टली होता है जो हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड हमारे दिमाग में एक स्कीमा होता है। जैसे कि मान के चलिए आपने किसी भी व्यक्ति को या फिर कुछ भी आपने फर्स्ट टाइम देखा, ठीक है,
अब आपने फर्स्ट टाइम देखा तो आप जो है नहीं पहचान पाए कि ये क्या है, लेकिन आपको किसी ने बता दिया या फिर आपको कहीं से इन्फॉर्म हो गया, तो आप जब उसको सेकंड टाइम देखोगे, तुरंत देखोगे, कुछ टाइम यानी कुछ मंथ बाद, तो आप उसको पहचान लोगे, क्योंकि उससे रिलेटेड दिमाग में आपके स्कीमा बन चुका है। लेकिन अगर आपने किसी भी चीज़ को बहुत गौर से नहीं देखा और आप फिर जो है 10 साल बाद या फिर 5 साल बाद उस चीज़ को देखते हो या फिर उस वस्तु को या फिर किसी व्यक्ति को, तो आप उसको नहीं पहचान पाते। आपको ये लगता है कि शायद मैंने इनको कहीं देखा है। अब कहीं देखने में क्या हो जाता है कि आपने जब फर्स्ट टाइम देखा तो आपने उस चीज़ को, उस व्यक्ति को जो है गौर से नहीं देखा, जिसके कारण आपके दिमाग में स्कीमा सही से नहीं बना। अब लास्ट में जब आपने देखा सेकंड टाइम, तो आप चीज़ों को नहीं पहचान पा रहे हो। रीज़न इसका यही है कि आपके दिमाग में उससे रिलेटेड स्कीमा नहीं बन पाया, ठीक है। ये मानते हैं जीन पियाजे, क्योंकि जीन पियाजे का कहना यही है कि अगर हम किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को पहचान पा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हमारे दिमाग में स्कीमा एक फीड होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा आपका थर्ड। बाकी जो वर्ड दिए गए हैं यहाँ पर ऑप्शन, वो आपके वाइगोस्की की थ्योरी से हैं, और ऑब्जेक्ट परमानेंस आपका होगा नहीं, क्योंकि ये सेंसरी मोटर स्टेज की विशेषता है। राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। अगले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन जिसमें पूछा है कि रजनी अपने दोस्तों के कार्यों को जैसे को तैसा मानसिकता के आधार पर जांचती है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में रजनी संज्ञानात्मक नैतिक विकास के किस स्तर पर है। बात यहाँ पर हुई है जैसे को तैसा, यानी टेट फॉर टेट की यहाँ पर बात हो रही है। यानी कि आज मैंने अपना लंच शेयर किया हुआ है, तो कल तुमको भी अपना लंच हम मेरे साथ शेयर करना होगा। आज मैंने अपनी जो है पेंसिल दी हुई है, तो कल आपको भी अपनी पेंसिल शेयर करनी पड़ेगी। यानी कि टेट फॉर टेट की यहाँ पर फीलिंग चल रही होती है। तो ये कौन सी स्टेज की विशेषता है? कोहलबर्ग ने जो है 3 स्टेजों में बच्चे का डेवलपमेंट जो है डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से 6 चरण हैं। ध्यान रखिएगा 3 स्तर बताए गए हैं और 6 चरण यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा जिससे कोई भी गलती ना हो। 3 चरण है और 6 स्टेजेस यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला है परंपरागत होगा या फिर पूर्व परंपरागत या फिर उत्तर परंपरागत। औपचारिक होगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि 3 ही स्टेजों में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा टेट फॉर टेट, यानी कि जो है फर्स्ट स्टेज, जहाँ पर यहाँ पे माफ करिएगा, आपका सेकंड स्टेज होगा, यानी पूर्व परंपरागत अवस्था होगा, क्योंकि यहाँ पर टेट फॉर टेट की फीलिंग आ रही है, ठीक है। राइट आंसर जो है यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन होगा। ये थ्योरी जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो हर एक चरण को बहुत अच्छे से समझेंगे और उसके एग्जाम्पल को भी बहुत अच्छे से जानेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट थ्योरी है, हमेशा क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करते हैं, तो अध्यापक विद्यार्थियों को किस तरह पाठ प्रदान कर सकते हैं। यानी कि जब बच्चे जो होते हैं किसी समस्या का समाधान खोजते हैं, तो जो उनको समस्याएं आती, जो समस्याएं वो फेस करते हैं, अब ऐसी सिचुएशन में टीचर को उनको किस तरीके से हेल्प करनी चाहिए, यानी इसके फोल्डिंग किस तरीके से देनी चाहिए अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की। तो उनमें असफलता का भय पैदा कर देना चाहिए कि तुम सफल नहीं होगे, तो ऐसा आपको कभी भी किसी भी कंडीशन में नहीं करना है, ये नहीं होगा, आपका निगेटिव है। उन्हें आधे प्रश्न का यानी उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करें या फिर प्रश्न में कुछ विकर्षण जोड़ दें। तो बच्चे को यहाँ पर ऑलरेडी प्रॉब्लम हो रही है, अब ऐसे में आप उनको और सिचुएशन को क्रिटिकल बना रहे हो, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये भी आपका नहीं होगा। उन्हें अपने विचारों की शाब्दिक अभिव्यक्ति के लिए जो है निरुत्साहित करेंगे कि अरे तुमसे तो होगा ही नहीं, तो ये ऐसा भी आपको नहीं करना है। राइट आंसर यहाँ पर जो होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन होगा कि उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करें, यानी कि उनको इसके फोल्डिंग दें। जहाँ पर भी बच्चे को दिक्कत आ रही है वहाँ पर आप उसकी मदद करें, बच्चा सीखेगा और बच्चा आगे बढ़ जाएगा। यानी कि इसके फोल्डिंग देनी है, टेम्परेरी हेल्प देनी है, परमानेंट हेल्प नहीं चाहिए बच्चे को, सिर्फ टेम्परेरी हेल्प चाहिए। उसी को कहते हैं इसके फोल्डिंग और इसी को कहते हैं हिंदी में पाड़, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी पेडागोजी खत्म होने के बाद हम लोग जो है सीडीपी पेडागोजी पर ही चलेंगे, क्योंकि सीडीपी पेडागोजी में बहुत कुछ डिस्कस करना होता है, ठीक है। और हम लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, क्योंकि बाद में दोबारा फिर से रिपीट चीज़ें ना करनी पड़े। तो हिंदी पेडागोजी की क्लासेस चल रही हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। प्ले लिस्ट बनी हुई है, सारी क्लासेस आपको सिक्वेंस में मिल जाएंगी, तो आप लोग डेली ज्वाइन करें और अच्छे से अपनी तैयारी को बेहतर करें। अगला है क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि सिद्धांतवादी और उनके द्वारा प्रतिपादित विचार का सही युग्म चुनिए। तो पहला है लेव वाइगोस्की जो है, उन्होंने सांस्कृतिक उपकरण सिद्धांत दिया। हार्वर्ड गार्डनर जी घटक बुद्धि, ये आपका नहीं होगा। जीन पियाजे पार्ड, इनका दूर दूर से कोई संबंध नहीं है इसके फोल्डिंग से। कोहलबर्ग संवेगात्मक परिपक्वता, इमोशनल मेच्योरिटी, इन्होंने नहीं दिया है। इन्होंने जो है कोहलबर्ग की जो थ्योरी है वो मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक दुविधा पर आधारित है, क्या सही और क्या गलत में बच्चा फर्क करता है और अपनी एज के अकॉर्डिंग राय देता है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है, क्योंकि लेव वाइगोस्की ने अपनी जो थ्योरी दी हुई है वो सांस्कृतिक उपकरण पर ही आधारित है, यानी सोशल कल्चर अप्रोच, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इनकी पूरी थ्योरी समाज पर आधारित है। इनका ये कहना है कि बच्चा समाज में अगर है तो उसका बेहतर डेवलपमेंट होगा, और बच्चा जिस इन्वायरमेंट में जैसे है उसका उसी हिसाब से डेवलपमेंट होगा, जो कि बिल्कुल सही है आज की डेट में, या फिर कभी भी आप देखिए पुराने टाइम में भी या फिर आज के प्रेजेंट टाइम में भी ऐसा ही है। बच्चे किस इन्वायरमेंट में पले हैं, बच्चे का सोशलाइजेशन कैसा रहा है, बच्चा किस समाज से रहा है, उसका तौर तरीका, उसका डिस्कशन, उसका पहनावा सब वैसा ही होता है, क्योंकि इन्वायरमेंट का या फिर समाज का हम पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा है एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम के बारे में पूछा गया है। तो एक प्रगतिशील कक्षा किसे समुन्नत करती है, यानी किसे प्रमोट करती है, वो आपको बताना है। तो ज्ञान सृजन की चाह को, यानी बच्चे में क्यूरियोसिटी जगती है ज्ञान को एक्वायर करने की, या फिर जो है विद्यार्थियों में जो है परस्पर विमुखता का भाव, यानी बच्चों में जो है परस्पर जो है विमुखता रहती है, एक दूसरे से बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता है, तो ऐसा नहीं है प्रोग्रेसिव क्लासरूम में। इनफैक्ट बच्चा और टीचर दोनों एक्टिव होते हैं, दोनों एक दूसरे की मदद करके सीखते हैं और ग्रुप में लर्निंग हो रही होती है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। सामाजिक संदर्भों से अलगाव, ये भी आपका नहीं होगा कि बच्चा समाज से दूर हो रहा होता है, बल्कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम में बच्चा एक्टिविटी करता है जो कि इन्वायरमेंट में ही होगी, तो ये आपका नहीं होगा। विषय वस्तु का कंठस्थीकरण भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई रोट मेमोराइजेशन नहीं होता है, बच्चा जो है एक्टिविटी के माध्यम से सीख रहा होता है, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर यहाँ पे आपका फर्स्ट है, क्योंकि बच्चे में नॉलेज को एक्वायर करने की क्यूरियोसिटी जगती है, वो जो है नॉलेज को एक्वायर करना चाह रहा होता है एक्टिविटी के माध्यम से, और बल्कि एक्टिव होता है और साथ में उसको इंटरेस्ट भी आ रहा होता है। राइट आंसर यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा गया है कि मधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय है, यानी कि मधुलिका जो है वो नृत्य और योग कला में निपुण है, यानी कि उसमें जो है नृत्य कला बहुत अच्छी है और योग कला भी काफ़ी अच्छी है। तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होगी या फिर अंतर्वैयक्तिक, तो ये आपका नहीं होगा, क्योंकि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट का मतलब हो जाता है आप सामने वाले व्यक्ति की थिंकिंग को अच्छे से समझ पा रहे हो, यानी सामने वाला क्यों उदास है, क्यों खुश है, वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है, आप समझ पा रहे हो, यानी आप में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट है। लेकिन आप खुद क्यों दुखी हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम खुद क्या चाहते हैं हमको नहीं पता है, तो आप खुद क्यों दुखी हो, आप खुद क्या चाह रहे हो, आपका क्या मोटिव है, तो यानी आपका इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंट होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका शारीरिक गति संवेदिक, यानी कि आप में जो है नृत्य कला में निपुण है, साथ ही जो है बॉडीली कांस्थेटिक हो जाएगा, यानी कि आप में जो है शारीरिक गतिक संवेदी निपुणता बेहतर है, क्योंकि आपको पता है कि हमको अपनी बॉडी को कैसे मूव करना है, कैसे कंट्रोल करना है, कहाँ पर कैसी एक्टिविटी करनी है, तो आप में क्या है बॉडीली कांस्थेटिक इंटेलिजेंट हो आप, तो यानी राइट आंसर यहाँ पर आपका थर्ड होगा। देखिए संगीतीय कला नहीं होगा, अब यहाँ पर ये भी दिया हुआ है आपको घुमाने के लिए, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि नृत्य आप कब करोगे बॉडी से अपनी, योग कला कब करोगे अपनी बॉडी से ही करोगे।
अब यहाँ पे संगीतात्मक का कोई पॉइंट नहीं बनता है, बट ऑप्शन में दिया गया है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को सही से नहीं देखोगे तो नृत्य देख करके आप संगीत पे लगा सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें पूछा गया है कि एक प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने भ्रम व प्रश्न पूछने के लिए अवसर दे रहा है, यह प्रत्यक्ष रूप से किसकी प्रस्तुति है? ठीक है, यानी कि एक जो है टीचर वो क्या कर रहा है, केवल लड़कों को ही भ्रम पूछने के अवसर दे रहा है, यानी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप क्लियर कर सकते हो, बट लड़कियों को अलाउ नहीं है कि आप कोई कंफ्यूजन है तो आप क्लियर कर सकते हो। तो ये क्या दर्शाता है? जेंडर सशक्तिकरण? तो ये बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर समानता की तो यहाँ पर बात नहीं हो रही है, एक्टिविटी की, इक्वलिटी की, क्योंकि केवल लड़कों को यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। जेंडर पक्षपात है या फिर जेंडर समतुल्यता है? तो जेंडर बाइसनेस है यहाँ पर, क्योंकि एक पक्ष को यहाँ पर अप्रिशिएट किया जा रहा है, दूसरे पक्ष को यहाँ पर महत्व नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। केवल यहाँ पर लड़कों की बात हो रही है कि अगर लड़कों को कोई कंफ्यूजन है तो वो क्लियर कर लें, लड़कों को, लड़कियों को अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है तो वो क्लियर ना करें। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जेंडर बाइसनेस है, यानी कि जेंडर पक्षपात की यहाँ पर बात हो रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जेंडर से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, कैसे भी घुमाकर पूछ सकता है, तो ध्यान रखें। देखिए, प्रीवियस के क्वेश्चन करने से यही फायदा है कि आपको समझ में आता है एटलीस्ट क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, किस थ्योरी से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, कौन कौन से थ्योरी से क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं, ये सब कुछ आपको प्रीवियस के क्वेश्चन से ही पता चल जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज हम लोगों ने 12 क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। कल की क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं। ये डेली आपको 3 बजे क्लास मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन करें, जहाँ पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट PDF आपको मिलती रहती हैं, तो वहाँ पर भी आप लोग जुड़ सकते हो। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और डेली 3 बजे की क्लास को ज्वाइन करें, जहाँ पर हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।